वेलकम। संडे का दिन है। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, डिंग डिंग बजाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो घंटी का बटन आता है, आप मेरा वीलॉग देखते हैं। और बहुत से दोस्तों ने शिकायत की कि आप बहुत छोटा वीलॉग कर रहे हैं। तो मसला ये होता है कि जो ख़बरें होती हैं वो बहुत जल्दी आती हैं और बहुत जल्दी चली जाती हैं, और जो तबसरा होता है वो हमेशा के लिए बरकरार रहने वाला होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक अपने जितने भी तबसरे हैं वो बर वक्त पहुँचा दिए जाएँ। तो अनीस फ़ारूकी ऑफिशियल चैनल देखने का शुक्रिया, जुड़े रहने का शुक्रिया। आज हम कुछ मौज़ूआत पे जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम है। अहम तो सारी बातें होती हैं, और जो मैं बात कहता हूँ फिर वो अहम ही हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही इस तरह के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ख़बरों में कि आर्मी एक्ट आ गया, नाअहल हो गए, तोशा खाना, ये इतनी बड़ी बड़ी ख़बरें चल रही होती हैं पाकिस्तान में कि कुछ छोटी छोटी ख़बरें रह जाती हैं। और मैं आज आपको उस जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो सुनिए कि जज आसिम हफ़ीज़ नामी एक जज ने और उनकी बेगम साहिबा ने तैश में आकर, गुस्से में आकर एक 14 साला मासूम घर की मुलाजमा पे बहीमाना तशद्दुद किया। ये कोई ख़बर अब छुपी नहीं रह गई है, ज़ाहिर वायरल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं तस्वीर नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बहुत ग्राफिक्स हैं। एक मासूम बच्ची है, अंडर एज है, उसको तस्वीर लगाना मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन उन जजों को और उन जज को ज़मानत देने वाले जज फ़ारूक हैदर को पूछना हमसे ज़रूर बनता है। इस पे बात करते हैं। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। आप देखते हैं ट्विटर पे रोज़ाना के एक गैर मुल्की बदेसी खातून आती हैं और आकर वो यहाँ के एक नौजवान लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर पहुँच जाती हैं। इंटरनेट पर ये मोहब्बत हो रही है, ये याद रहे, और ये पाकिस्तानी लड़कों से ही हो रही है। दुनिया में सबसे पुरकशिश लड़के पाकिस्तानी हैं, ये बात साबित हो गई है। और उनसे मोहब्बत, उनकी मोहब्बत में चाहे वो रूस से आ रही हों, मोरक्को से आ रही हों, फ़्रांस से आ रही हों, औरतें, लड़कियां, अमेरिकन आंटियां पहुंच रही हैं और मासूम यंग बच्चों से शादियां हो रही हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, वो हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जो एक अहम चीज़ चल रही है कि अमेरिका में, वाशिंगटन में मुईद पीरज़ादा और एक पीटीआई के सरगर्म कारकुन ने ब्रैड शर्मन के सामने, जो कांग्रेसमैन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, या अगर उसको ख़िलाफ़ ना समझा जाए तो ये समझा जाए कि मफादात के ख़िलाफ़ बात की। मैं कल भी वीलॉग कर चुका हूँ। मैं सिर्फ इसमें एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैंने अपने उस व्लॉग में, जो कल अगर आप जाके देखेंगे, तो मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि जब ये मुईद पीरज़ादा तकरीर कर रहे थे और अपना फ़लसफ़ा झाड़ रहे थे, और पहले तकरीर झाड़ी, फिर उन्होंने कहा मैं सवाल करूँगा। वो सवाल तो हुआ ही नहीं, लेकिन वो अपनी तकरीर झाड़ के चले गए। इस दौरान में हमारे वहाँ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सिद्दीकी कैपिटल टीवी वाशिंगटन के वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने कन्फ्रंट किया इन अ सेंस, एक डायलॉग की सूरत में, कि ये आप जिस तरह से यहाँ बात कर रहे हैं, क्या आपको इल्म है कि पीटीआई के दौर में किस तरह से इमरान खान और उनके हवारी और उनके सपोर्टर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, डैलस की सड़कों पे सहाफ़ियों के साथ सलूक करते थे? तो उस पर वो तैश पे आ गए। मैं इस पर भी बात करूँगा और थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी दिखाऊँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए नाज़रीन। अब हम चलते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। छोटा सा मौजू, बड़ी कहानी, और हम इसको कोई ज़िक्र नहीं करता। जज आसिम हफ़ीज़ नामी एक शख्स, एक मुतलकुल अनान शख्स, और उसकी मुतलकुल अनान बेगम साहिबा ने अपने घर में काम करने वाली एक मासूम 14 साला बच्ची पे बहीमाना तशद्दुद किया। मैं बच्ची का नाम भी नहीं लूँगा और तस्वीर भी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आप मुझे देखिए और मेरे अल्फाज सुनिए। वो, उसके हाथ पांव टूट गए, उसकी आंखें फूट गईं, उसका सर टूट गया, उसके चेहरा झुलस सा गया, उसको मार, इतने निशान हैं, उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा, और यहाँ तक कि उसकी बड़ी नाजुक हालत बताई जा रही है। और उसके बावजूद भी ये जज आसिम हफ़ीज़ और उनकी बेगम सुमिया ने लाहौर हाई कोर्ट के जज फ़ारूक हैदर अपने पेटी जज के सामने पेश होकर हिफाजती ज़मानत ले ली है, और अब वो बच गए हैं। वो अपनी ठंडी ठंडी छाँव में, एयर कंडीशन में, घर में, लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये कहा यह जा रहा है कि अब उन पे सुलह सफाई की बातें हो रही हैं। अब वो बात हो रही है कि गल मुका कर लो, ठीक है, पैसे ले लो और बात को ख़त्म करो। लेकिन नाज़रीन, नहीं, बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। रियासत को इसमें पार्टी बनना चाहिए, और ये FIR दर्ज होनी चाहिए उन खातून सोमिया के ख़िलाफ़ और उन जज के ख़िलाफ़, आसिम हफ़ीज़ साहब के साथ, और जज जनाब फ़ारूक हैदर साहब, जिन्होंने ये ज़मानत दी है कि एक गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए, हम पल्ला पेटी हम मनसब के लिए अलग कानून है। ये किस तरह से हो सकता है? हम इसको
اس طرح سے نہیں جانے دیں گے. انٹرنیشنل فورم پہ اس کی آواز اٹھائی جائے گی اور عوام تک اس کو پہنچایا جائے گا. سو تمام میرے جتنے ولاگر دوست ہیں, یوٹیوبر ہیں, ٹویٹر پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں, سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, گزارش ہے کہ اس کو جتنا آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ضرور کریے. اور جس طرح کے محیط پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیگر مسائل کو ہائی لائٹ کر کے, غلط مسائل کو ہائی لائٹ کر کے توجہ لینا چاہ رہے ہیں, میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پہ بالکل اس کو نظر انداز نہیں کیجیے گا. ایک اور چھوٹا سا مسئلہ اس پہ چلتے میں ذکر آ گیا تھا, جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا, کہ بدیسی خواتین آنٹیاں پاکستان نوجوانوں کی محبت میں, عشق میں گرفتار ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ کیسے ہو جاتی ہیں اور وہاں پہنچ بھی جاتی ہیں, پھر شادی بھی ہو جاتی ہے. نہ زبان, نہ کلچر, نہ ریلیجن, نہ فیتھ, کچھ بھی نہیں ملتا, لیکن ان کو وہ ایک گاؤں کا ایک چھورا پسند آ جاتا ہے اور وہ باہر کی چھوری آ کے ان سے شادی کر لیتی ہے. یہ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبروں میں آ رہا ہے, مستقل روزانہ. موراکو سے کبھی کوئی خاتون آ رہی ہے, حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یورپ جانے کے لیے کن کن ممالک کی خواتین کو پھنسانا ہے, لیکن وہ بس پھنس جاتی ہیں. تو وہ جو بھی پھنس جائے گزارا ہے, کسی طرح سے پاکستان سے باہر نکلنا ہے نوجوانوں نے, لڑکوں نے, اور اس کے لیے سب سے شارٹ کٹ جو ہے وہ میرج آف کنوینئنس ہے. یعنی کہ آپ شادی کریں, پیپر میرج کریں, اس کو عشق میں پھنسائیں, اترتے ہی اس کو جو ہے آپ طلاق دیں, اس سے سیپریشن لیں, اور آپ اپنی زندگی جو ہے کہیں کسی اسٹور میں, گیس پمپ پہ, گیس اسٹیشن پہ, برتن دھونے میں, ہوٹل میں کہیں لگا دیں اور وہاں سے اپنا کیریئر بنائیں. بہرحال وہ آپ کا حق ہے, لیکن طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جس پہ دوست نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شاید انسانی اسمگلنگ کا ایک نیا حربہ ہے, ایک نیا ہتھیار ہے, اور اس کے ذریعے کچھ ایجنٹ اس طرح کی خواتین کو پروفیشنلی باہر سے انٹرنیٹ پہ بٹھا کر لڑکوں کو گھیرتی ہیں, اور پھر وہ پاکستان سے لڑکے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, وہ باہر چلے بھی جاتے ہیں, پھر ان سے جبری ملازمت اجرت کروائی جاتی ہے, اور وہ جبر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو انسانی اسمگلنگ کا یہ نیا وار ہے, اس سے ہوشیار ہو جائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب میں آتا ہوں اس مسئلے کی طرف جس پہ میں نے کل ویلاگ کیا تھا, کہ محیط پیرزادہ اس وقت پاکستان سے فرار ہے. انہوں نے اپنی فیئر آف پرسیکیوشن, میری جان کو خطرہ کہہ کر وہاں ظاہر ایک طرح کا مستقل رہائش کا انتظام کرنے کا وہ سوچا ہوا ہے, اور اس کے لیے طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جان کو خطرہ ہے, فیئر آف پرسیکیوشن ہے, آپ جائیں گے تو مار دیے جائیں گے, جیل میں ڈال دیے جائیں گے, تو وہاں پہ حکومت آپ کو ہمدردی دیکھیے. یہ تمام مغربی ممالک کا ایک قانون ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہے خطرہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن وہ خطرہ ان کی ذات کو ہے. وہ وہاں بیٹھ کے ہمارے ملک پاکستان کے لیے خطرہ کیوں بن رہے ہیں, ہمارے مفادات کے لیے خطرہ کیوں بن رہے ہیں, اور وہاں جا کے لمبی لمبی تقریریں کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو میں نے کل کے ویلاگ میں کہی. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ لیں, کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکن کانگریس مین بریڈ شرمن تھے شاید, ان کو بتایا جائے کہ روس, یوکرین, افغانستان, شمالی کوریا, ایران, یہ اور پاکستان, یہ سب ایک جیسے ملک ہیں. ان میں سب میں جو ہے وہ فل بدتمیزیاں چل رہی ہیں, اور یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے, اور انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے. تو آپ برائے مہربانی ایک ڈھیلا پیسہ, روپیہ, ڈالر, پینی دیتے ہوئے بھی سوچیں پاکستان کو, بلکہ وہ تو کہتے ہیں سینکشن لگا دو میری طرف سے, اور پاکستان گیا بھاڑ میں. اب کل میں نے لفظ استعمال نہیں کیا, آج میں استعمال کر لیتا ہوں. یہ ان کی اس پوری تقریر کا لب لباب تھا, اس پوری کینویسنگ کا, اس کیمپین کا تھا. اور وہ کیمپین کرنے کے بعد ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جی میں تو وائلیشن اور ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کہانی ایک اور جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے دوست ہیں عاصم صدیقی, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کا ان کا ٹیلی ویژن ہے, اور وہاں سے وہ صحافت کافی عرصے سے کر رہے ہیں. واشنگٹن کے سارے ہی دوست ان کو جانتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ان کو کنفرنٹ کیا کہ بھائی صاحب آپ بات کیا کر رہے ہو, یہ تو آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور یہاں آپ جس پارٹی کے لیے آج کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, اس پارٹی نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا تھا یہاں پہ. انہوں نے صحافیوں کو دھمکیاں دی تھیں, تڑیاں لگائی تھیں, پولیس کیسز بنے تھے, شاید ان کو نہیں معلوم ہے. اور انہوں نے محیط پیرزادہ صاحب, اگر آپ میرے ویلاگ سن رہے ہیں تو ذرا ایک بار غور سے سنیے گا, آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ شخص عاصم صدیقی, جس کو میں نہیں جانتا ہوں, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, یا آپ نے تسلیم کیا ہے, ابھی اس کو دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے پے رول پر ہے. اب یہ لفظ آپ کے ہیں یا نہیں, میں یہ سب ویوز پہ چھوڑتا ہوں. ویوز چھوٹا سا کلپ ہے یہ, دیکھیے, پھر واپس آتے ہیں اور اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی واقعات کرتے ہیں کہ پبلک پلیسز کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, ایسے عناصر اور ایلیمنٹس کو بھیجا جاتا ہے جو ہمارے اداروں کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں,
प्रिज्यूमेबली या उनके साथ किसी तरह से लिंक्ड होते हैं। जैसे 26 तारीख को जब मैं कांग्रेस की जो बिल्डिंग थी, रेबन ऑफिस की जो बिल्डिंग थी, रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग जो थी, जहाँ पे सेमिनार और डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भेजा गया जो क्लियरली पाकिस्तान की लग रहा था कि एम्बेसी के साथ कनेक्टेड हैं। उनमें से एक शख्स जो हैं जिनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने उनको कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, मैं उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, उनको जानने पहचानने की मुझे कोई ज़रा भर एक सेकंड के लिए भी ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने आके मेरे ऊपर एक तरह से एक वर्बल जंग पैदा करने की कोशिश की, ये कह के कि आप यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको खतरा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं पीटीआई के लोगों ने मारा है। उसके बाद उन्होंने एक कागज़ निकाल लिया जिस पे पता नहीं किसी पुलिस का था, और वो पता नहीं खासा पुराना कागज़ था, जिस तरह से लोग एक मेडिकल का कोई नुस्खा लेके फिर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये हमें डॉक्टर ने लिख के दिया था। आप उस नुस्खे को देखते हैं तो पता चलता है कि 2 साल पुराना नुस्खा है। ये भी कई महीने पुराना कोई पुलिस का कोई कागज़ था जिसमें उन्होंने कोई कंप्लेन की हुई थी, और उसकी बेसिस पे उन्होंने मुझसे वहाँ पर एक बहस शुरू कर दी। फिर मुझे किसी ने कान में बताया, वो आप वीडियो में आपको दिखाता हूँ, कि भाई ये बेसिकली सारा ड्रामा जो है ये आपको गुस्सा दिला के प्रोवोक करके आपकी वीडियो बनाने की कोशिश है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। उसकी वजह क्या है? बिकॉज मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या तो मेरा कोई जाती इनसे ताल्लुक हो, झगड़ा हो। झगड़ा वहाँ होता है जब कोई शख्स दूसरे शख्स को पहचानता है। जिस शख्स को आपने किसी के साथ कभी पानी भी नहीं पिया, उसके साथ हाथ नहीं मिलाया, उसको जानते नहीं, उसका नाम आपको नहीं पता, पहले जिंदगी में पहली दफा देख रहे हैं, उसके साथ आपका झगड़ा नहीं होता है। तो ज़ाहिर है ऐसे कैरेक्टर्स को प्रिज्यूमेबली फ्रॉम अ प्योरली एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनको भेजा जाता है। तो ये जो वीडियो आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक और एग्जाम्पल है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की, जहां एक नॉन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को हरासा करने के लिए, खौफजदा करने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस के अंदर खड़े होकर, चूंकि मैंने 3.25 मिनट का एक सवाल और कमेंट किया है और मैंने एक आगे से उसका जवाब इलिसिट किया है, तो अब मुझे वहाँ पर बाकायदा ऐसे लोग जो भेजे जाते हैं ना, तो वो फ़ोन के ऊपर अपने उनके जो मास्टर्स होते हैं पीछे, पेरोल मास्टर्स जिन्होंने उनको कंट्रोल किया होता है, उनके साथ ज़ाहिर है उनका ताल्लुक होता है। तो एक प्लान करके आप किसी को हरासा करने की कोशिश करते हैं। फिर इन साहब ने हरासा करके उसकी वीडियो बनाई और उस वीडियो को इन्होंने खुद अपने, मेरा ख्याल अपने ट्विटर हैंडल से रिलीज भी किया। तो मैं ये इसी तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ है क्या। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि वाज़े अल्फाज में ये मोहित पीरज़ादा उनको कह रहे हैं, आसिम सिद्दीकी को, कि भाई आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता और मुझे तो नहीं मालूम। और अपने व्लॉग में वो कह रहे हैं कि ये लोग बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तानी इदारे इनको स्पॉन्सर करते हैं, इनको इंस्टॉल करते हैं, इनको पेरोल पे रखा हुआ है। तो आसिम सिद्दीकी साहब, आप तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप अमेरिका में हैं, इनके ख़िलाफ़ तो लॉ सूट बनती है, तो वो ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा। लेकिन मोहित पीरज़ादा साहब, आसिम सिद्दीकी इज़ अ नोन जर्नलिस्ट इन दिस कम्युनिटी। नॉर्थ अमेरिका की एक वो मारूफ शख्सियत हैं, मोतबर शख्सियत हैं, मुस्तनद सहाफ़ी हैं। वो बहुत ख़तरे में जान डाल के उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की है, पीटीआई के जलसों की रिपोर्टिंग की है, रैलियों की रिपोर्टिंग की है। और आप शायद ना जानते हों, लेकिन वो जो आपके कान में सरगोशियाँ कर रहे थे साहब, उनसे पूछ लेते, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ और नहीं बताया था। उन्होंने आपको सिर्फ ये बताया था कि ये आसिम सिद्दीकी हैं, ख़तरनाक जर्नलिस्ट हैं, इनसे ज़रा मोहतात रहिएगा। तो मेरा ख़्याल है कि आपको अपने अल्फाज के चुनाव में भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है नाज़रीन, कि बहुत से दोस्त जज्बात में, जिसे कहते हैं कि अपनी तकरीर के ख़िताब के जोश में आगे निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आपने बड़ा लंबा चौड़ा व्लॉग कर दिया, उसमें ये गलती आप कर गए कि आपने हमारे दोस्त को पेरोल पे कह दिया। तो आपको अब प्रूफ ऑफ बर्डन इज़ ऑन यू अकॉर्डिंग टू अमेरिकन। जो आप जितने कवानीन झाड़ रहे थे, जितनी आप वो निकाल के लाए थे, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन और वीडियो और ये और वो, अब आपको यहाँ थोड़ा सा अमेरिकन कानून का भी पता चल जाना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए कि वहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्डन इज़ ऑन यू, कि हाउ इज़ आसिम सिद्दीकी ऑन द पेरोल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, एम्बेसीज, काउंसिल जनरल, ISI, आर्मी, किस तरह से है वो हमें आप साबित कर दीजिए, तो हमें भी पता चल जाएगा, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बातों से ज़रा गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो है ये नॉर्म्स नहीं हैं। आप एक नेशनल मीडिया पे बैठ के शोज़ कर चुके हैं, आपके इल्म में सब कुछ है, तो ये करना मुनासिब नहीं था। नाज़रीन, ये था हमारा आज तक का व्लॉग। देखते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, मेरे पेज पे, क्योंकि हम यहाँ वीडियो अपनी वहाँ भी लगाएंगे। उसके अलावा ये सारी सोशल मीडिया की जितनी कैंपेन है, ये ट्विटर से आप तक आ गई, उसकी पहुँचती है। मेरा हैंडल आ रहा है दी अनीस फ़ारूकी। ये तीनों प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इस पे मेरा हैंडल यही है, दी अनीस फ़ारूकी, THE अनीस फ़ारूकी। इस पे जाइए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सलामत रहें।